प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। सीएम राइज विद्यालय में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का अभी कुछ दिन पहले टेस्ट पेपर आयोजित किया गया। आज के वीडियो में मैं कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र विषय का जो टेस्ट पेपर हुआ है उसका हल लेकर के आया हूँ। यह अर्थशास्त्र कक्षा 11वीं में कॉमर्स और आर्ट दोनों ही संकाय के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। किस अर्थशास्त्री ने पहली बार वैज्ञानिक व व्यवस्थित रूप से इस विषय पर अपने विचार दिए, जिसके कारण उन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? यानी इस प्रश्न में ये बताना था कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो हम जानते हैं एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि सन 1776 में लिखी गई, इस पुस्तक में उन्होंने अर्थशास्त्र को एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया और इस कारण से अर्थशास्त्र का इन्हें जनक कहा जाता है। तो यहाँ पर सही जो उत्तर रहेगा एडम स्मिथ। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र की प्रमुख विषय वस्तु धन ना होकर धन का प्रयोग है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? तो यह कथन कहा गया है प्रोफेसर मार्शल के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा गया कि माँ द्वारा बच्चे का लालन पालन और आया द्वारा बच्चे का पालना कौन सी क्रिया कहलाती है? तो माँ के द्वारा बच्चे का लालन पालन अनार्थिक क्रिया कहलाती है, जिसे हम गैर आर्थिक क्रिया भी कहते हैं, जबकि आया के द्वारा बच्चे का पालन करना आर्थिक क्रिया कहलाती है। आप सबने इकाई 1 में पढ़ा भी होगा आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं के बारे में कि कौन कौन सी होती हैं। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र का निर्माण किन विभागों से मिलकर हुआ है? यानी अर्थशास्त्र के विभाग के नाम बताना है। तो आपकी कक्षा 11वीं में जो NCERT की पुस्तक है उसमें अर्थशास्त्र के 3 विभाग दिए हैं। वैसे अर्थशास्त्र के 5 विभाग होते हैं। विभाग इस प्रकार से हैं: उपभोग, उत्पादन, वितरण, विनिमय एवं राजस्व। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र का निर्माण इन 5 विभागों से मिलकर हुआ है। 5वें प्रश्न में पूछा गया कि अर्थशास्त्र की किस विधि द्वारा जटिल समंकों को सरल बनाकर समझा जा सकता है? इसका उत्तर आप लोगों को लिखना था कि सांख्यिकी की विभिन्न रीतियों जैसे वर्गीकरण, सारणीयन, बिंदु रेखीय, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप आदि के द्वारा जटिल समंकों को सरल बनाकर समझा जा सकता है। इसके बाद 6वें प्रश्न में पूछा गया कि किसी अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं जाकर मूल रूप से संकलित किए गए आंकड़े क्या कहलाते हैं? तो जब अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं जाकर के मूल रूप से संकलित आंकड़े होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राथमिक आंकड़े या प्राथमिक समंक। 7वें प्रश्न में पूछा गया कि विद्यार्थियों की आयु या ईमानदारी दोनों वाक्य कौन से आंकड़ों के उदाहरण हैं? तो आयु संबंधी जो आंकड़े हैं वह मात्रात्मक आंकड़े होते हैं, जिन्हें हम संख्यात्मक आंकड़े भी कहते हैं, और ईमानदारी संबंधी जो आंकड़े होंगे वह गुणात्मक आंकड़े होते हैं, कहलाते हैं। प्रश्न 8वां, अनुसंधान से संबंधित बहुत से प्रश्नों की सूची या विधि क्या कहलाती है? तो अनुसंधान से संबंधित बहुत से प्रश्नों की सूची प्रश्नावली कहलाती है, और इस विधि को हम कहेंगे प्रश्नावली विधि, यानी सूचकांकों द्वारा प्रश्नावली को भरवाना या प्रश्नावली विधि। विश्लेषणात्मक जो प्रश्न हैं उनमें पहला प्रश्न पूछा गया कि अर्थशास्त्र को दुर्लभता या सीमितता का विज्ञान किस अर्थशास्त्री ने और कहा और क्यों कहा? तो इसका जो उत्तर है कि अर्थशास्त्र को दुर्लभता या सीमितता का विज्ञान प्रोफेसर रॉबिन्स ने कहा है। उनके अनुसार मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं, लेकिन इन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले साधन सीमित होते हैं। यानी साधनों की सीमितता की वजह से ही अर्थशास्त्र को प्रोफेसर रॉबिन्स ने दुर्लभता या सीमितता का विज्ञान कहा है। प्रश्न दूसरा है, प्राथमिक समंकों को एकत्र किन 2 विधियों के द्वारा किया जा सकता है? तो यहाँ पर मैं 5 विधियों के नाम यहाँ लिखकर आपको बता रहा हूँ। आप इनमें से कोई भी 2 विधियों के नाम लिख सकते हैं। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, इसके द्वारा भी हम प्राथमिक समंकों का एकत्रित कर सकते हैं। दूसरी विधि है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। तीसरी है संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति। चौथी है सूचकों द्वारा अनुसूचियाँ या प्रश्नावली भरवाकर सूचना प्राप्ति। और 5वीं जो विधि है वह है प्रगणकों द्वारा अनुसूचियाँ भरवाना। तो इस प्रकार से इनमें से कोई भी 2 विधियों के नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। प्रश्न तीसरा है कि प्रत्येक देश की केंद्र व राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों द्वारा समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित आंकड़े एकत्र एवं प्रकाशित करवाने की कौन सी विधि होती है?
तो यहाँ पर मैंने इस प्रश्न का उत्तर समझाने का प्रयास इस प्रकार से किया है कि प्रत्येक देश की केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों द्वारा समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित आंकड़े एकत्र एवं प्रकाशित करवाने की जो विधि है वह द्वितीय समंकों को संकलित करने की विधि होती है। और कुछ प्रकाशित स्रोत इस प्रकार हैं, जैसे राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े, जनगणना संबंधी आंकड़े, भारतीय रिजर्व बैंक के बुलेटिन आदि। प्रश्न चौथा है, जनगणना के आंकड़े कैसे एकत्रित किए जाते हैं? इसका उत्तर इस प्रकार से है कि भारत में प्रति 10 वर्ष के पश्चात जनगणना की जाती है। जैसा कि हम जानते हैं अंतिम बार अभी जो जनगणना हुई है सन 2011 में हुई है। इसके अंतर्गत समूचे भारत में घर घर जाकर के सूचना एकत्रित की जाती है। इसके अंतर्गत विभिन्न जानकारी एकत्रित की जाती हैं, जैसे आकार, घनत्व, लिंग अनुपात, साक्षरता, स्थानांतरण, शहरी ग्रामीण वितरण आदि। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न जो है कौशल आधारित प्रश्न की श्रृंखला में है। पहला प्रश्न पूछा गया कि जब समग्र में से लॉटरी रीति या ढोल घुमाकर प्रतिदर्श चुनना हो तो आप क्या करेंगे? यानी समग्र में से हमें प्रतिदर्श का चुनाव करना है। 2 विधियों के बारे में पूछा है, तो आप किसी एक विधि का नाम यहाँ पर समझा सकते हैं। मैंने दोनों को लिखा है। लॉटरी विधि, लॉटरी विधि से प्रतिदर्श चुनना है तो हम क्या करेंगे, समग्र की सभी इकाइयों के नाम की एक कागज़ की पर्ची बनाएंगे। एक जैसी पर्ची होंगी और पर्चियों को किसी बर्तन में डालकर अच्छी तरह से मिला करके, और हमें जितनी भी संख्या में पर्ची उठाना होगी यानी कि प्रतिदर्श चुनना होगी तो इच्छित संख्या में चिट उठाएंगे और इस प्रकार से लॉटरी विधि के द्वारा प्रतिदर्श का चुनाव हो जाएगा। यदि हम ढोल विधि के द्वारा ढोल घुमा करके यदि इस प्रतिदर्श को चुनेंगे तो इसके लिए हम करना होगा कि इस रीति में एक ढोल के समान आकार के लकड़ी के गोल टुकड़े जिन पर 0 से लेकर 9 तक के अंक लिखे जाते हैं और ढोल में डालते हैं। ढोल घुमा करके एक टुकड़ा निकाल करके संख्या लिखते जाते हैं और इसके आधार पर हम प्रतिदर्श का चुनाव कर सकते हैं, प्रतिदर्श तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया कि कक्षा में 10 छात्रों के भार किलोग्राम को निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से उपयुक्त चित्र द्वारा प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पर विद्यार्थियों का जो क्रमांक दिया है, छात्रों का क्रमांक दिया है और उनके भार दिए हैं और इसके हिसाब से हमें क्या करना था, उपयुक्त चित्र की रचना करना थी, यहाँ बनाना था। तो ये जगह आपको रिक्त स्थान यहाँ दिया गया है। इसमें थोड़ा सा मैंने लिखा है कि आधार रेखा पर हमने क्या किया है, क्रम संख्या दी है यानी विद्यार्थियों की क्रमांक दिए हैं, और जो उदग्र रेखा है उस पर हमने भार को लिया है और किलोग्राम में भार को बताया है और रेखा चित्र इस प्रकार से बना सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि पहले वाले विद्यार्थी का जो 48 किलोग्राम भार का हमें रेखा चित्र बनाना था, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले विद्यार्थी को जो हम दंड खींचेंगे और जो रेखा खींचेंगे वह इतनी खींचेंगे कि हम लगभग ये 48 के आसपास पहुंच जाए। तो हम यहाँ देखते हैं, मैं आपको थोड़ा जूम करके बताता हूँ, 50 और 40 के बीच में भी एक बीच में बिंदु है, इसे हम कह सकते हैं 45 का बिंदु, और उससे थोड़ा सा ऊपर हम बना देंगे तो ये 48 तक। इसी प्रकार से हमने सभी में जो विद्यार्थियों के जो भार दिए थे उसके हिसाब से इस चित्र को बनाया है। तो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर कक्षा 11वीं में जो अर्थशास्त्र विषय में प्रश्न पूछे थे इनके उत्तर समझाने का प्रयास किया है। आपने इस वीडियो को देखा, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।